सो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस के बारे में और इवन मैप इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाया है। बट सेट इंटरफेस को और अच्छे से समझाने के लिए, हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको हैश मैप के बारे में बताता हूँ और मैप इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप सबको पता होगा कि मैप इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो की वैल्यू पेयर में डेटा को संभाल के रखता है। की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पे होता है बेसिकली मैप इंटरफेस में, और उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम है हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप। सो हैश मैप कैसे काम करता है, अगर आपको ये पता चल जाए और अच्छे से ये पता चल जाए तो आपको हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हैश मैप की इंटरनल फंक्शनलिटी आपको मैं बताता हूँ। हैश मैप एक क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास है, जो कि मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली कॉन्क्रीट क्लास है। मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप है। मैप की एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका नाम है सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप की इम्प्लीमेंटिंग क्लास है ट्री मैप। तो ये बेसिकली इसकी पूरी हायरार्की है। हैश मैप जो कि मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, ये एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करता है, किस तरह से मैनेज करके रखता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। कैसे रखता है? की वैल्यू पेयर में रखता है, की वैल्यू पेयर में। और की वैल्यू पेयर में जो हैश मैप एलिमेंट्स को संभाल के रखता है, वहाँ पे की हमेशा जो है यूनिक होती है, यूनिक कीज होती हैं। और अगर सेम कीज पे जो दोबारा आप वैल्यूज दे देते हो, तो जो दोबारा आप वैल्यू देते हो वही ले लेता है, यानी कि वैल्यूज को अपडेट कर देता है। तो हैश मैप बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो हैश मैप का एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना के और उस पर वैल्यू हम ऐड करके इसकी इंटरनल कहानी बताते हैं कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना दिया कहीं पे, राइट। आपने लिखा हैश मैप एच इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो हैश मैप का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो कहता है कि भाई मैं की और वैल्यू पेयर में डेटा को संभाल के रख सकता हूँ। मतलब ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को संभाल के रख सकता है, डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक, तो कैसे रख सकता है? इसके पास मेथड है, एच डॉट पुट मेथड है। पुट मेथड में हम डेटा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डेटा दे दिया, मैंने की में दे दिया राम और वैल्यू में दे दिया मैंने 1 2 3 ऐसे कुछ भी करके। इस तरह से मैं इस तरह से बहुत सारी कीज और बहुत सारी वैल्यूज मैं असाइन कर सकता हूं। ठीक है, श्याम और ये दोनों मैं स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग ले लेता हूं। की भी मेरा स्ट्रिंग है और वैल्यू भी मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, हैश मैप का अच्छा, ये जो हैश मैप है, अगर आप इसे जान जाओगे तो आपको हैश सेट के बारे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे भी हमें ये बता रहा था कि सेट इंटरफेस की भी वही सेम कहानी है। देखिए, दोनों में क्या चीज़ मिलता जुलता है, मैं आपको थोड़ा सा अलग से मैं बताता हूँ। देखो क्या मिलता जुलता चीज़ें है। सेट इंटरफेस है, मैप इंटरफेस है। ठीक है, ये दोनों इंटरफेसेज हैं। सेट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैश सेट, ठीक है, और मैप की इम्प्लीमेंटिंग क्लास मैप इंटरफेस है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैश मैप है ना। तो नाम बिल्कुल एक ही तरह से, मतलब जैसे यहाँ पे हैश सेट है तो यहाँ पे हैश मैप है। ओके, अच्छा, और यहाँ पे सेट की और एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है जिसका नाम है लिंक्ड, LINK, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, और यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप। समझ रहे हो? लिंक्ड हैश मैप। ठीक, तो ये सिमिलरिटीज है, नाम आसान है याद करना। ठीक है, सेट की एक चाइल्ड इंटरफेस है, सेट इंटरफेस की ही एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका नाम है, सेट की चाइल्ड इंटरफेस का नाम है सॉर्टेड सेट। तो मैं उसको यहाँ से ऐसे, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट। और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम है, यानी कि सॉर्टेड सेट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम है ट्री सेट, ट्री
सेट। तो बिल्कुल उसी तरह से मैप में भी कहानी है। मैप के अंदर भी मैप की जो चाइल्ड इंटरफेस का नाम है सॉर्टेड मैप, और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम है जी ट्री मैप। इस तरह से कहानी है। देखो सब कुछ मिलता जुलता है ना। हैश सेट, हैश मैप, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश मैप, सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड मैप, है ना, ट्री सेट, ट्री मैप, इस तरह से कहानी है। सेट जो कलेक्शन है ये इंटरनली मैप को यूज करता है पूरा। अगर आपको मैप समझ में आ जाता है तो आपको सेट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैप की पहली क्लास का हम हैश मैप का यूज कर रहे हैं। हैश मैप जो हमारी क्लास है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे मैंने हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पुट मेथड में वैल्यूज डाला, तो इंटरनली क्या कहानी होती है, हैश मैप किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करता है, जरा समझिए। देखिए हैश मैप के बारे में मैंने बताया था कि ये की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। कीज जो होती हैं यूनिक होती हैं, तो यूनिक होता है सेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये सेट बना के उसको संभाल के रखता होगा। और जो वैल्यूज होती है वो चूंकि होती है कलेक्शन टाइप का, तो उसके लिए कोई कलेक्शन बना के रखता होगा। क्योंकि जब आप की सेट मेथड चलाते हो तो सेट रिटर्न होके आता है, वैल्यूज मेथड चलाते हो यानी कि वैल्यू सेट मेथड चलाते हो तो वहां से कलेक्शन रिटर्न होके आता है। तो ये की और वैल्यू का पेयर होता है बेसिकली। ये तो जनरल कहानी थी, लेकिन इंटरनल कहानी और थोड़ा सा अगर डिटेल में हम समझे तो यही तरह बताया था ना लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद हो तो, की वैल्यू पेयर का ये पेयर होता है और की वैल्यू के एक पेयर को एक एंट्री बोलते हैं। और हैश मैप इंटरनली इसको मतलब मैनेज करने के लिए एंट्री इंटरफेस का यूज करता है। हैश मैप का ही एक नेक्स्टेड इंटरफेस है जिसका नाम है एंट्री इंटरफेस। तो ये जो दोनों जो हैश की वैल्यू का पेयर होता है वो एक एंट्री कहलाता है, और एंट्री के माध्यम से एक एंट्री आपकी मैनेज होती है। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ फाइन है, बट इसके कंसेप्टर को थोड़ा सा डिटेल में मैंने नहीं समझाया था। हैश मैप के अंदर कई कंसेप्टर हैं, इसका ये डिफॉल्ट कंसेप्टर मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो डिफॉल्ट कंसेप्टर होता है, इस डिफॉल्ट कंसेप्टर की बाय डिफॉल्ट एक कैपेसिटी होती है। जैसे आप एरे लिस्ट का भी कंसेप्टर यूज करते हो, वेक्टर का कंसेप्टर यूज करते हो, उसकी एक डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है कि जितना एलिमेंट संभाल के रख सकता है। हैश मैप की भी एक डिफॉल्ट कैपेसिटी है और वो होती है बाय डिफॉल्ट 16 बकेट। 16 साइज का एक मेमोरी में मतलब कैपेसिटी होती है कि ये 16 एलिमेंट्स को संभाल के रख सकता है। तो जैसे ही आप हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी के अंदर एक 16 साइज का इस तरह से एक टेबल क्रिएट होता है। 16 साइज का एक टेबल क्रिएट होता है। क्योंकि ये हैश मैप से बना हुआ टेबल है इसीलिए इसको हम हैश टेबल बोल सकते हैं, बट सिंपल टेबल बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक टेबल बन जाता है जी। तो ये कब बनता है, जैसे ही आप हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना देते हो। हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनते ही जी इस तरह से टेबल बन जाता है। ओके, इस टेबल की जो डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो होती है 16, है ना। 16 बकेट। तो ये हैश टेबल इस तरह से बनती है। आप इस तरह से काउंट करते हुए आ जाइए। और इसको हैश टेबल भी मैं कई बार बोल देता हूं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसे टेबल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ टेबल, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से, ये ऊपर से चलते हुए आएगा और ये पूरा इस तरह से कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यानी कि ये हो गया 0 इंडेक्स, 0 से चलेगा, यानी कि ये 0 पोजीशन हो गई। 0 इंडेक्स से लेके 15 तक, है ना, 15 तक, यानी कि बाय डिफॉल्ट 16 साइज का एक टेबल क्रिएट होता है, जिस टेबल में एक जो वैल्यू स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है, इसी जगह को बोला जाता है बकेट। दिस इज कॉल्ड अ बकेट। तो ये है बकेट 0, बकेट, BUCKET, बकेट, ठीक। तो बकेट 0, बकेट 1, यानी कि 16 साइज का एक बकेट इंडेक्स तैयार होता है। आपने कहा बकेट क्या होता है, तो जो बकेट होता है ये बेसिकली कुछ और नहीं होता है। दिस इज बकेट इज द एरे ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। आप अगर बकेट के बारे में ये बोल दो कि ये क्या होता है, सो एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट, यानी कि लिंक्ड लिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एक बकेट एक अपने आप में लिंक लिस्ट है और कुछ नहीं है, एक लिंक लिस्ट का एरे है। और इसका मतलब एक टेबल में 16 साइज का बकेट बना है और हर बकेट अपने आप में एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। सो अब ये क्वेश्चन है कि सर
ये जो आपने बताया कि सर हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना, 16 साइज का एक बकेट रेडी हुआ और 16 साइज के बकेट में यहाँ पे सर बकेट जो होता है एरे ऑफ लिंक लिस्ट होता है। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ भी है क्या? अच्छा, एक चीज़ और, हाँ प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। एक और चीज़, जब हैश मैप इंटरनली बनता है और एक हैश टेबल बनता है तो हैश टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक बकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बकेट में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी जाती है। एक बकेट में एक एलिमेंट को संभाल के रखने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर कराई जाती है एक सिंगल बकेट के लिए, पहला इंफॉर्मेशन होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होने जा रहा है उसकी एक हैश कोड वैल्यू। वैसे मान लो कि आपने राम इंसर्ट करना है जी किसी इंडेक्स पे, ठीक है, तो उसकी एक हैश कोड वैल्यू, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन होती है जी जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होने जा रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक तो हैश कोड वैल्यू हो गई, एक पॉइंटर, क्योंकि लिंक लिस्ट अगर होता है ना तो एरे ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब समझते हो, बहुत सारे लिंक लिस्ट एक के बाद एक इस तरह से, जिस तरह मैं आपको बना के दिखा देता हूँ लिंक लिस्ट कैसे बनता है तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे। इस तरह से, ये इस तरह से है ना, इस तरह से, सॉरी इस तरह से एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट। ऐसे कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनती है। तो एक सिंगल बकेट क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है जरा समझिएगा। पहली इंफॉर्मेशन जो होती है इसकी, ये मैं मिटा देता हूँ। पहली इंफॉर्मेशन जो होती है इसकी वो होती है, यहाँ मैं ऊपर फिर से बना रहा हूँ। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑब्जेक्ट ऐड होने जा रहा है उसकी की इंफॉर्मेशन, की, व्हाट इज द की इज द राम, ठीक है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन होती है जी उसकी वैल्यू, वैल्यू इज व्हाट 1 2 3, ओके। तीसरी जो इंफॉर्मेशन होती है जी वो होती है उसकी हैश वैल्यू, यानी कि उसका हैश कोड, ठीक है। और चौथी जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है उस पर्टिकुलर बकेट का नेक्स्ट इंडेक्स, यानी कि नेक्स्ट जो लिस्ट है उसका पॉइंटर। तो नेक्स्ट इज नथिंग बट अ पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड। तो आप इसे नोड भी बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक बकेट अपने आप में एक नोड की तरह बिहेव कर रहा है। ये चार इंफॉर्मेशन। आपने कहा कि सर ऐसा कैसे आप बता रहे हो, ये रात में आपको सपना आया था क्या कि ये सारी चीज़ें आप अपने मन से बता रहे हो, ये सब मैं समझ लूँ कि ये सब होता है नहीं होता है ना। तो मैं आपको कोड में, है ना, पूरा अंदर जाके आपको कोड में समझाऊंगा कि देखिए ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक बकेट की इंफॉर्मेशन, मतलब एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए ये सारा चीज़ देखा जाता है, ये सारा चीज़ निकाला जाता है। मतलब जब आपने h.put मेथड चलाया, तो जैसे आप h.put मेथड चलाते हो तो पुट के अंदर जो की होती है उस की का हैश वैल्यू, यानी कि ये जो हैश कोड होता है ये की का होता है, बेसिकली की का हैश वैल्यू होता है। ये भी आप मेरे से पूछ सकते थे कि सर ये की का हैश वैल्यू होता है या वैल्यू का हैश वैल्यू होता है। तो की हैश वैल्यू होती है, और की तो अपने आप में होती है, साथ में नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है। तो आपने कहा नेक्स्ट का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो अभी देखते जाना। हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना जी। हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में एक टेबल बना जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होती है, जिसको हम हैश टेबल भी बोल सकते हैं, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज होती है जिस 16 0 से लेके 15, जिसमें हर इंडेक्स मतलब जो साइज होता है उसको हम एक बकेट बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं। और ये बकेट कुछ नहीं होता है जी, एरे ऑफ लिंक लिस्ट होता है। और ये लिंक लिस्ट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ये लिस्ट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कि भाई अब लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिस्ट में अपनी वैल्यू होती है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना, ऐसा कुछ होता है, अपना खुद का वैल्यू होता है, अगले का पॉइंटर होता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। तो बकेट इज नथिंग बट अ एरे ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। अब आपने कहा सर कि जब आप h.put मेथड चलाते हो तो ये एलिमेंट किस बकेट पे जाती है ये कैसे पता चलता है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया ना कि सर ये हैश मैप में सर की का कोई ऑर्डरिंग होती है क्या? नहीं जी, हैश मैप में नो ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि आपने अगर की जिस हिसाब से ऐड करा है उसी हिसाब से ऐड होगा, नहीं, कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है और कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे ऑर्डरिंग क्यों नहीं होती है और क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब पुट मेथड यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करने जाता है तो सबसे पहले बकेट का इंडेक्स निकालता है कि भाई किस इंडेक्स पे मुझे एक वैल्यू को ऐड कराना है, किस इंडेक्स पे कोई वैल्यू हमें ऐड कराना है, उसके लिए बकेट का इंडेक्स निकालता है। बकेट का इंडेक्स निकालने के लिए हैशिंग टेक्निक यूज़ करी जाती है। हैशिंग टेक्निक एक मतलब कह सकते हो कि मेमोरी को मतलब एक बहुत बड़ा अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका एक नंबर रिटर्न कराना एक हैशिंग टेक्निक होती है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में जावा ने पहले सोच रखा है। हैश कोड मेथड जो है हमारे यहाँ उस हैशिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का हैश वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू हमें दे देता है। बट एज्यूम करो ये जो राम हमारी वैल्यू जा रही थी इस बकेट में, मान लो कि राम नाम के की का हैश वैल्यू आ गया 1000, तो क्या हमारे पास 1000 इंडेक्स है यहाँ पे? बताइए जी। क्या 1000 इंडेक्स है? क्योंकि हैश वैल्यू तो आपको पता ही है, किसी ऑब्जेक्ट पे हैश कोड मेथड चला के देख लो, इंटीजर वैल्यू आएगी और पता नहीं बड़ी सी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? हैश वैल्यू तो बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। क्लियर? यस सर। तो यानी कि जो वैल्यू हमारे हैश टेबल में ऐड होने जा रही है उसका अगर हैश वैल्यू निकल जाए, हैशिंग टेक्निक का यूज करके हैश कोड मेथड इंटरनली कॉल हो जाता है, उसकी हैश वैल्यू निकल जाती है। लेकिन हैश वैल्यू चूंकि बड़ा आ जाता है, अब उसको कैसे मैनेज करा जाए? तो उसको मैनेज करने के लिए ये क्या करते हैं, उस हैश कोड को टोटल नंबर ऑफ बकेट से मॉड्यूलर करते हैं। उसका कुछ फॉर्मूला होता है ना? तो उस मॉड्यूलर से जो हमारा इंडेक्स रिटर्न होके मतलब रिमाइंडर जो आता है वही उस पर्टिकुलर बकेट का इंडेक्स होता है जहां पे ये एलिमेंट्स ऐड करने जाता है। ये इसकी इंटरनल कहानी। समझ में आई बात? यानी कि अगर मान लो कि मेरी हैश कोड वैल्यू आ गई, अगर मेरी हैश कोड वैल्यू आ गई कितनी, 200 है ना, और हमारा टोटल नंबर ऑफ बकेट कितना है जी? टोटल नंबर ऑफ बकेट है 16, तो 200 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्या रिमाइंडर आएगा बताइए? बोलो भाई। 12 8 सर। 8 आएगा ना? मॉड्यूल 8 आएगा। हाँ जी, मॉड्यूल 8 आएगा। अच्छा डिवाइड में करता हूँ। कोई नहीं, 12 तो 8 आएगा। तो यानी कि वो 8 हाँ। क्या हो गया? हमारा इंडेक्स हो गया। तो कई जगह मैंने इसको देखा था, लोग इस तरह से लिखते हैं, बस उसकी इंटरनल कहानी क्या है, कई जगह ऐसा लिखा होता है हैश कोड और फिर एंड और n-1 करके ये फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है कई जगह, है ना? मतलब इस तरह से कुछ चलता है। बट जो भी चलता है मतलब किसी भी तरह से वो मॉड्यूलर वगैरह करके इंडेक्स निकाल लेता है। ठीक, अच्छा, इस तरह से जो रिमाइंडर आपका आता है वो रिमाइंडर बन जाता है आपका वो पोजीशन जहां पे ये एलिमेंट ऐड होने जाएगा। ओके, सो ठीक है। मान लो कि पहली वैल्यू मेरी राम थी और राम का ये जो पर्टिकुलर रिमाइंडर है वो 8 मतलब जो पोजीशन इंडेक्स आया वो 8 आ गया और 8वें इंडेक्स पे जाके ऐड हो गया। फिर दूसरा अगर मान लो वैल्यू मेरा श्याम है या कुछ और है, ऐसा कई बारी होता है। ऐसा मतलब हैशिंग टेक्निक में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड करने जा रहे हो जी और उनका जो हैश कोड वैल्यू है वो सेम आ जाती है। मतलब वो हैश कोड फंक्शन वगैरह चला के हैशिंग टेक्निक वगैरह यूज करके जो भी नंबर आता है ना, इंडेक्स आ जाता है, सेम इंडेक्स आ जाता है। तो फिर क्या होगा? तो वहां पे यही कहलाता है कंसेप्ट हैश कोड मतलब हैशिंग के अंदर कोलिजन, हैश कोड कोलिजन। समझ रहे हो ना? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जैसे मान लो कि मेरा 0 इंडेक्स आया। अब 0 इंडेक्स पे मान लो कोई राम वैल्यू ऐड होने जा रही है, तो ये देखो एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनी हुई है ना, तो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा जिसमें ये चारों चीजें मैनेज करी जाएंगी। फिर जब दूसरा वैल्यू ऐड करोगे, मान लो इसी इंडेक्स पे आ गया, तो ये दूसरा लिस्ट किस लिए बनाया था? इसीलिए तो बना था ये दूसरे लिस्ट पे चला जाएगा। समझे आप? फिर अगर मान लो कोई और भी एलिमेंट आएगा फिर वो तीसरे इंडेक्स पे चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब अगर
इंडेक्स का कोलिजन होता है तो उसी एरे में ही इस तरह से एरे बना के वो संभाल के रख लेगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है, ये भी आपने कहा फिर कैसे पता चलता है, इसका भी प्रैक्टिकल चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझाऊंगा। ठीक है, चलो पहले इन सारी चीजों का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। देखिए, हम आ जाते हैं अपने इक्लिप्स में, है ना, और इक्लिप्स में यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट बना हुआ है और एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं। से मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, हैश मैप इंटरनल डेमो। ओके, एक बात और मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था आपको, कि जब हैश मैप का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और ये हैश टेबल क्रिएट होता है तो इसकी साइज बाय डिफॉल्ट 16 होती है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा कि सर जब 16 से ज़्यादा एलिमेंट देंगे तो फिर क्या होगा? तो देखिए, 16 से ज़्यादा एलिमेंट्स देने के लिए वेट ही नहीं करेगा। हैश मैप का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हैश मैप का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो 16 का इंतजार नहीं करेगा। हैश मैप के इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर, तो जो लोड फैक्टर होता है उस लोड फैक्टर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.75%। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होती है। दिस इज अ लोड फैक्टर। समझ में आई बात? तो लोड फैक्टर की डिफ़ॉल्ट, हाँ जी, नहीं अभी सर एक बार फिर बताइए लोड फैक्टर। हाँ, बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। भाई देखिए, जैसे सपोज करिए कि हैश मैप की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है 16 बकेट वो बनाता है। सो जो 16 साइज का वो बकेट बनता है, उस 16 बकेट के साइज में जब वो मतलब पर्टिकुलर बकेट 0.75 यानी 75% एक तरह से बढ़ जाएगा, 75% अगर बढ़ जाएगा, 0.75% बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के जस्ट बाद ये हैश टेबल रिक्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कहानी थी थोड़ी सी उससे अलग हो गई कहानी। मतलब पहले क्या होता, जैसे मान लो कि एरे लिस्ट की साइज है 10, अब 10 से ज़्यादा एलिमेंट आप देते थे तब एलिमेंट मतलब वैल्यूज इंक्रीज होती थी, ऐसा था ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि जब हैश मैप की कैपेसिटी 16 है और आपने उसके 16 साइज का 0.75% एलिमेंट बढ़ा मतलब भर गया, तो अपने आप यानी कि पूरा भरने का इंतजार नहीं करेगा वो 0.75% यानी 75%, यानी कि 16 का एक तरह से 75% निकालो तो कितना एलिमेंट होगा लगभग, बताइए आप लोग। 16 का अगर हम 75% निकालें 75%, तो कितने एलिमेंट्स तक ये मतलब आपको लग रहा है कि उसके बाद बढ़ना चाहिए? 12। बिल्कुल सही बात है। तो इसी को बोलते हैं थ्रेड होल्ड्स। थ्रेड होल्ड्स, तो ये थ्रेड होल्ड जो वैल्यू होती है वो 12 सेट करी गई है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे 12 एलिमेंट देने के बाद 13वां एलिमेंट आप देते हो ना, तो ये फिर से रिक्रिएट हो जाता है ना। ये 0.75% ये रिक्रिएट हो जाता है। उसकी साइज अभी मैं आपको दिखा दूंगा कितना आ जाता है, राइट। अच्छा, इसका एक दूसरा भी कंसेप्टर है जिसमें आप अपना जो लोड फैक्टर है खुद असाइन करा सकते हो। आप लिखिए जी जावा डॉट यूटिल डॉट और यहाँ पे लिख दीजिए हैश मैप, HASH हैश मैप। ये देखिए, हैश मैप का एक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और एक और है कंस्ट्रक्टर जो कि यहाँ पे देखिए खुद ही क्या मांग रहा है, इंट। व्हाट इज दिस इंट? इंट इज अ लोड फैक्टर। नहीं जी, आपने कहा 0.75 नहीं चाहिए, मुझे 0.85 चाहिए, 0.95 चाहिए, कुछ भी चाहिए, 0.5 चाहिए। वो वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में दे सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। तो आप वो फ्लोटिंग जो लोड फैक्टर है वो आप खुद ही दे सकते हो स्टार्टिंग से ही, पहले से ही। वो डिफ़ॉल्ट मत यूज करो। और एक में है कि भाई आप अपना मतलब इसके साथ जो इनिशियल कैपेसिटी है, सॉरी कलेक्शन है, कलेक्शन के साथ लोड फैक्टर आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। और ये कलेक्शन टाइप का भी पैरामीटर लेता है,
ठीक है, तो चलिए ज़रा इसको अब प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं जी। ये देखिए हमने यहाँ पे हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हैश मैप, और हैश मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना दिया। हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनते ही, ठीक है, 16 साइज का वो बकेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, एच यहाँ पे लिख देते हैं हैश मैप, और हैश मैप डॉट यहाँ पे पुट मेथड चला देते हैं जी। पुट मेथड में आप 001 दे दीजिए की, वैल्यू दे दीजिए 001 पे राम। इसी तरह से आप मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। चलो मान लो इतना ही वैल्यू है, 001, 002, 003, और 001 पे ही 002 पे श्याम है, 3 पे मोहन है, और ये जो राम है अगेन 001 पे ही मैंने रवि दे दिया। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने हैश मैप को चला दिया। तो ये देखिए नॉर्मल तरीके से जब आप प्रोग्राम चलाते हो तो इस तरह से भाई 001 पे पहले राम था, अब 001 पे रवि आ चुका है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ हैश मैप पे और एक पुट पे, इस तरह से ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और एप्लीकेशन को डिबग करता हूँ। यहाँ पे डिबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे मैं डिबग एज जावा एप्लीकेशन करूँगा तो ये एप्लीकेशन पे जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा वहीं पे आके रुक जाएगा। राइट, सो ये बेसिकली डिबग मोड में स्विच हो गया। राइट, अभी जैसे मैंने क्लिक करा डिबग मोड में स्विच होगा और यहाँ पे आके रुक गया ये। ओके, अब देखिए यहाँ पे हैश मैप वाली जो जगह है वहाँ पे आके रुक चुका है। और डिबग मोड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल ऑप्शन है, ये देखिए ब्रेक पॉइंट्स है, ये एक्सप्रेशन है। सो हम वेरिएबल में ही रहेंगे बेसिकली। सो वेरिएबल में यहाँ पे देखिए एरेज, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये बगल में एक ऑप्शन है शो लॉजिकल स्ट्रक्चर। राइट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखेंगे। अच्छा अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पहले मैं स्टेप ओवर कर लेता हूँ, इसको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ, पुट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हैश मैप पे ले जाऊँगा और आप जैसे मैं हैश मैप पे लेके गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे हैश मैप के एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यू जा रही है। एक एंट्री, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था ना कि की और वैल्यू का पेयर एक एंट्री होता है, तो इसके लिए एंट्री सेट, कीज जो होती हैं वो की सेट, उनके की सेट। देखिए बाय डिफॉल्ट लोड फैक्टर कितना है जी, 0.75। ठीक है, साइज अभी उसके अंदर 0 है क्योंकि अभी आगे लेके जाओ ना आप इसको, स्टेप ओवर करो, ये एक एलिमेंट ऐड हो गया। अब पहले 0 था, अब 1 हो गया। ठीक है, और जी अब स्टेप ओवर एक बार और ले जाइए, फिर से जी अब देखिए 2 हो गया, फिर से स्टेप ओवर ले जाइए, ये देखिए ये 3 हो गया, और फिर से एक स्टेप ओवर, ये देखिए इस तरह से ये पूरा एलिमेंट ऐड होके आ गया। अब जरा इसको हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए हैश मैप के अंदर देखिए एक टेबल करके ये चीज़ बनी हुई है। अच्छा इसकी देखिए टोटल साइज कितनी हो गई, 3, मतलब 3 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्टेड हैं। लोड फैक्टर वही है, की सेट और एंट्री सेट में भी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है, नल ही है। देखिए थ्रेड होल्ड्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है देखिए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ थ्रेड होल्ड्स यहाँ पे 12 आ रहा है बाय डिफॉल्ट। टेबल्स पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये आप देख लीजिए, टेबल पे जैसे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए आपको ये कुछ वैल्यू नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये देखिए कितने साइज का एक लो है।
ये देखिए, अब दिख रहा है, अभी सही है, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना। ये देखो टेबल, कितने साइज का टेबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, 15 साइज का क्रिएट हो गया। लेकिन कौन से बकेट इंडेक्स पे वैल्यू जानी है, ये देखिए ये 1 इंडेक्स पे गया है जी, ये देखिए 2 इंडेक्स पे गया है, ये 3 इंडेक्स पे गया है। तो ये तो ठीक है, बड़ा अच्छी बात है कि ये शुरू से ये 1 2 3 इस तरह से गया है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये 1 2 3 करके ऐसे जाता है। अच्छा, मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है बेसिकली जब एक वैल्यू इंसर्ट होने जाती है। सो एक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी इंडेक्स के अंदर जाइए आप, किसी इंडेक्स, जैसे मैं इस 4 इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, 1 पे जाता हूँ, ये देखिए, देखिए आपको दिख रहा है, दिख रहा है जो 4 चीज़ें की मैं बात कर रहा था। हैश वैल्यू, देखिए उसकी हैश वैल्यू, देन उसका की, उसके बाद उसका नेक्स्ट, देन उसकी वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये जो 0 0 1 गया है ये एज की गया है, और इस की हैश वैल्यू क्या है चीज़, ऊपर देखिए ये है, और ये जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट पॉइंटर, ये बेसिकली नेक्स्ट पॉइंटर के लिए यूज़ करा जा रहा है। उस लिस्ट में अगर सेम इंडेक्स पे 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो वो नेक्स्ट पॉइंटर के लिए है। और ये जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर रवि पे, मतलब वैल्यू में जो है रवि जाके स्टोर्ड हो गया। बताइए सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई एकदम? सर एक बात सर, हाँ सर एक बकेट का अंदर में सर मल्टीपल लिस्ट हो सकता है ना सर, मतलब लिंक लिस्ट हो सकता है। यस, ये पहली लिस्ट है, ये पहली लिस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे ये 1 वाले इंडेक्स पे एक लिस्ट हो गई है, अब इसी में ही एक दूसरी लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल इसी में दूसरी, और ये दूसरी लिस्ट तभी आएगी जब हैश वैल्यू जो है हमारी सेम हो जाएगी, जो कल आप बात कर रहे थे। अच्छा सर, हैश वैल्यू सेम हो जाएगी तभी चलेगा, दूसरा लिंक लिस्ट चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताओ ना, जब हैश वैल्यू सेम होगी तभी तो सेम इंडेक्स आ जाएगा, मतलब सेम इंडेक्स को रेफर करेगा ना वो। हाँ सर। तो जो नंबर ऑफ सर, हाँ जी, और एक बात सर, हाँ जैसे कोई एक इंडेक्स में वैल्यू असाइन हो गया, हाँ, तो फिर क्या करेगा सर, नंबर ऑफ बकेट 14 हो जाएगा ना, तो फिर 14 को डिवाइड करेगा ना सर, कि मतलब नंबर ऑफ बकेट ऑल टाइम वही रहेगा, 16 रहेगा डिवाइड बाय। नहीं, नंबर ऑफ बकेट हमेशा 16 नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके फिल रेशियो पे, फिल रेशियो या लोड फैक्टर बोलते हैं उसको, एक ही बात है। तो फिल रेशियो जो है हमारा, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 12। तो जब 12 एलिमेंट जैसे ही आप डालोगे तुरंत ये रिक्रिएट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बकेट चेंज हो जाएगा हमारा। अभी 12 एलिमेंट इंसर्ट करके देखें यहाँ पे, नहीं सर, अगर कम ही रहेगा, अगर 4 ही एलिमेंट रहेगा तो फिर कैसे रहेगा? तो वही बकेट तो हमारा रेडी हो चुका है ना पहले से ही, वो कम कैसे होगा? हाँ। तो उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। नहीं मतलब जैसे एक ऐड हुआ, ठीक है सर, तो उसके बाद जब दूसरा ऐड होगा तो वो हाँ जी दीपक, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर मतलब जैसे जैसे वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है, जैसे ये टोटल इस पे दिखा रहा है कि 12, ठीक है, तो जैसे 11 ऐड हो गए, तो सर जब वो डिवाइड होगा तो वो कितने पे होगा? आप बात नहीं समझ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बकेट। और ये भी मैंने आपको बात बताई है कि ये जस्ट ये बेसिकली ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ बकेट्स है उससे निकाला जाता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि इसके लिए वो इंटरनली एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है जी कि हैश कोड जो वैल्यू आती है मॉडुलर करा जाता है और n-1 लगाया जाता है। यही वो हैशिंग टेक्निक है ना। तो ये जो हैशिंग टेक्निक है इसी के माध्यम से, और इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ बकेट्स है। तो जो टोटल नंबर ऑफ बकेट्स है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा एलिमेंट ऐड करके दिखा देता हूँ, है ना। इसमें कुछ और एलिमेंट्स मैं ऐड करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ, जैसे ये 4 एलिमेंट ऐड हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब ये पहले इंडेक्स पे 001 पे 001 जिसकी की है, यानी कि 0 इंडेक्स पे अभी कुछ नहीं गया है यहाँ पे,
001 पे जहां राम था, देखिए राम था ना, इसकी वैल्यू राम है ना यहाँ पे, लेकिन बाद में ही जब ये अपडेट होगा तो इसकी अपडेटेड वैल्यू रवि, नहीं ये डायरेक्ट रवि दिखा रहा है। जब ये स्टेप बाय स्टेप चलता तो पहले राम ही दिखाता है, यहाँ पहले राम दिखाता, मैंने वो थोड़ा जल्दी में कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये वैल्यू जो राम था यहाँ रवि आ गया, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। तो ये 4 है, फिर से 4 8 एंड 12 एंड उसके बाद ये हो गया हमारा 13। तो इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर दिए और ये पुट मेथड पे यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट अगेन लगा के और एप्लीकेशन को डिबग एज कर देता हूँ, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए अभी आप इसको यहाँ पे शो लॉग करेंगे जब, और एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, हम स्टेप ओवर करेंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं 0 है, फिर 1 2, ये हमारे बकेट बनना शुरू हो रहे हैं, है ना। और अभी देखिए ये जितना हमारा एलिमेंट्स जा रहा है इस हिसाब से ये देखिए 12 हुआ, 12 जैसे ही ख़त्म हुआ, अच्छा अभी 12 ही हुआ ना, ओके। तो हमें अभी और एलिमेंट्स यहाँ पे देना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और इंसर्ट कर लेता हूँ, ये 13, ठीक है। यहाँ 38 ऐड कर देता हूँ एंड कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। क्या टर्मिनेट कर देता हूँ प्रोसेस एंड रन द एप्लीकेशन अगेन, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। स्टेप ओवर करेंगे हम, नॉट इनटू, ओवर, और यहाँ से हम इसकी ये वैल्यूज़ चेक करेंगे, स्टेप ओवर F6 और ये 12 हुआ, 12 के बाद ये 13, ये 13 वैल्यू हमने दिया। तो 13 वैल्यू देने के बाद ये जब हम आगे ले जाएंगे एप्लीकेशन, सो यहाँ पे ये और साइज बन जानी चाहिए, यहाँ पे ये डायनामिकली क्रिएट हो जाता है साइज। ये देखिए जब मैंने इसको दोबारा यहाँ पे हैश टेबल पे ले गया, वो तो मैं एलिमेंट्स पे ले गया था, हैश टेबल पे ले गया ना, तो हैश टेबल पे दोबारा जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये बन के आ जाता है। ये देखिए ये कितना साइज बन के आ जाता है बेसिकली, यानी कि जितना मतलब उसी का डबल समझ लो, 0 से अगर वो 16 था तो 16 का डबल ये क्रिएट हो जाता है। दिख रहा है सर, एक नई टेबल बन जाती है, ये एक बिल्कुल है, एक नई टेबल क्रिएट हो जाती है, ये नई टेबल क्रिएट हो जाती है और उसमें इस तरह से एलिमेंट्स ऐड हो जाता है। देखिए उसमें पूरा जो डेटा है कॉपी करके रख लिया गया और इस तरह से स्टोर करा दिया गया। कुछ जहाँ पे हमने वैल्यू डाला हुआ था वो अपने इंडेक्स पे यहाँ पे देखिए पड़े हुए हैं, जहाँ जिसकी हैश मैप की वैल्यू यहाँ पे दिखाई जा रही है, और जहाँ नहीं पड़े हुए हैं वो एज इट इज़ नल वगैरह, ये सब पे नल रेफर कर रहा है कि वैल्यू नल है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब देखिए अब इसका जो थ्रेड होल्ड हो गया वो हो गया 24। अब जैसे 24 एलिमेंट्स जब आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर ये इंक्रीज होगा 25th वाले पोजीशन पे। सो इस तरह से ये बढ़ता रहता है, राइट। और इसकी इंटरनल फंक्शनलिटी हो गई हैश मैप की, कि हैश मैप किस तरह से काम कर रहा है। देखिए फिर दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पे बात करोगे कि सर ये यहाँ पे ये हैश मैप का हैश सेट से क्या लेना देना है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे जब हम हैश सेट भी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट इंटरनली मेमोरी में हैश मैप बनाता है। तो यानी कि आपने हैश सेट बनाया कि नहीं, हैश मैप बन गया, और ये हैश मैप पूरा इसी तरह से बन के आ जाता है जो कि कल हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक हैश मैप पे वैल्यू इंसर्ट के लिए सबसे पहले बकेट का इंडेक्स निकाला जाता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इंडेक्स निकल रहा है और किस तरह से उसकी वैल्यू मिल रही है। मतलब इंडेक्सिंग के लिए बेसिकली हैश कोड फंक्शन का यूज करा जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये हैश कोड फंक्शन ही क्यों यूज करा जाता है इंडेक्सिंग के लिए, क्योंकि हैश कोड फंक्शन से क्या है ना, सर्चिंग फास्ट हो जाती है।
जैसे अभी ये पुट मेथड है, कल को यहाँ पे एक गेट मेथड भी इसके पास है, आप की का नाम दो, वैल्यू अपने आप रिटर्न हो जाता है। तो वो की जो होता है गेट मेथड में की पास करते वैल्यू आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? क्योंकि हम अपना जो भी वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी हैश वैल्यू को वो कंपेयर कर लेता है, और हैश वैल्यू को कंपेयर करके प्रॉपर इंडेक्स पे जंप करके वो वैल्यू फेच करके दे देता है आपको। इसलिए ये इंडेक्सिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने ये इंडेक्सिंग निकालने के लिए और उसको गेट कराने के लिए इसी हैश कोड फंक्शन का यूज करा है। और दूसरा चीज डुप्लीकेसी की बात अगर करा जाए तो उसके लिए वो मतलब एलिमेंट्स को चेक कराने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए वो इक्वल्स का यूज करते हैं, कि जिसके थ्रू ये चेक कराया जाए कि भैया यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ऑलरेडी ये एलिमेंट्स इस की पे पड़ी हुई है तो हमें दोबारा एलिमेंट्स स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स मेथड, इक्वल्स के थ्रू कब, जैसे मैंने दो बार एक ही इंडेक्स पे दो बार एक वैल्यू दे दिया, जैसे 001 पे राम दे दिया, फिर 001 पे यहाँ पे रवि दे दिया, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए रवि दे दिया, 001 पे दिया था तो हमारा रवि अपडेटेड होके आ गया था, वैल्यू राम नहीं आया था। तो इस चीज के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, इक्वल्स मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि हैश कोड और इक्वल्स मेथड जो है इंटरनली काम करती है किसी भी हैशिंग टेक्निक की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट सर, ये मतलब पूरा हैश मैप की इंटरनल फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर सपोज करो कोई भी यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट आप हैश मैप के अंदर या हैश सेट के अंदर जब भी डालते हो तो इसीलिए हमें इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात करें लोड फैक्टर की, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो अब लोड फैक्टर आप खुद भी देख सकते हो और बाकी जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको भी यूज कर सकते हो। तो बाकी के कंस्ट्रक्टर क्या है, जिनमें हम लोड फैक्टर खुद भी असाइन कर सकते हैं, कलेक्शन असाइन कर सकते हैं, ये सारी कहानी थी, ठीक है। अगर हम बात करें अपने हैश सेट की, जो कि हम कल बात कर रहे थे, तो हैश सेट का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो इंटरनली हैश मैप को यूज करता है। इसलिए हैश मैप अगर आप जानते हो तो हैश सेट भी समझ जाओगे। तो मैं अभी एसआरसी में अगेन जाता हूँ, यहाँ से डॉक के अंदर एसआरसी में जाता हूँ और एसआरसी में जाके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूटिल में आ गया और यूटिल के अंदर हैश सेट, देखिए जो हैश सेट है इसको ओपन करिए और बगल में आप हैश मैप को भी ओपन कर लीजिए। मेरे ख्याल से हैश मैप यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ये हैश मैप, ठीक है, कल हम लोगों ने देखा ही था। तो हैश सेट का जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, चलिए अब हैश सेट की बात कर रहे हैं, तो हैश सेट का जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके एक ऑब्जेक्ट के बनते ही उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट यूज करता है, जो कि आप यहां से समझ सकते हो। अब चूंकि हैश मैप समझा चुका हूं तो समझ जाओ कि हैश सेट का ऑब्जेक्ट हैश सेट नहीं है, वो बेसिकली हैश मैप मेमोरी में बना रहा है, हैश मैप मेमोरी में बना रहा है। और हैश मैप से इंटरनली एक मेमोरी में टेबल क्रिएट हो रही है और उस टेबल में बकेट बन रही है। बकेट क्या है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट है। 16 साइज का बकेट बन रहा है, किस बकेट इंडेक्स पे वैल्यू जाएगी, क्या उसका की होगा, क्या उसका हैश कोड होगा, क्या आने वाले लिंक लिस्ट का ये पॉइंटर होगा, वो सारा चीज वहीं पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और जब ऐड मेथड चलाते हो हैश सेट के ऊपर, ये ऐड मेथड, तो ऐड मेथड इंटरनली क्या करता है, पुट मेथड को कॉल करता है। और पुट मेथड, ऐड मेथड का रिटर्न टाइप होता है बुलियन, और ये बुलियन ही वो मेथड है, मतलब जब कोई एलिमेंट सक्सेसफुली किसी हैश टेबल पे ऐड हो जाता है, मतलब टेबल पे, उसे टेबल बोलो, उस पर अगर सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो ये रिटर्न ट्रू कर देता है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देता है। समझ में आई बात, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये हैश मैप का ही पुट मेथड चलाता है। पुट मेथड में ये जो ऑब्जेक्ट आप पास करते हो वो एज अ की चला जाता है, और ये जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट एक ऑब्जेक्ट क्लास का ही एक ब्लैंक एरे है जो ऊपर बना के कहीं रखा गया होगा। ये ब्लैंक एरे है, ये देखिए एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है सॉरी, ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट, इम्पटी ऑब्जेक्ट है, ये वहां जाके रिसीव हो जाता है। तो ये मतलब ये बड़ा अजीब बात हो गई ना कि हैश सेट हमने बनाया और मेमोरी में हैश मैप चल रहा है जी, पूरा हैश मैप चल रहा है, इसलिए हैश मैप को जाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि क्या ये इक्वल इक्वल नल है ना, ये कंपेयर कर रहा है कि जो आप पुट मेथड से वैल्यू, अब इसका मतलब पुट मेथड की इंटरनल कहानी क्या है, पुट मेथड कैसे काम करता है जी, इसको कॉपी करिए, अब पुट मेथड में आ जाइए। पुट मेथड कहाँ है जी, ये पुट मेथड है, ये तो यहाँ कॉल हो रहा है। पुट मेथड की डेफिनेशन
पब्लिक वाइड पुट, ओनली पुट कंटेन्स मैप इंटरफेस का पुट मेथड है। देखिए अब मैप डॉट प्रेजेंट यहां से पुट इंटरनली चल रही है, रीड कर रहा है एलिमेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, मतलब उसके अंदर से एलिमेंट इंटरनली जा रहा होगा जो भी है। अब आ जाइए जरा हैश मैप के बारे में अच्छा सॉरी, मैं गलती से वेरी सॉरी यार, पुट मेथड हैश मैप का है तो हैश मैप पे जाके कॉल करना चाहिए ना, मैं वहां सर्च कर रहा हूँ इसीलिए तो वहां मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो पुट मेथड आप यहाँ पे पाएंगे। ये देखिए ये पुट मेथड है, ये देखिए ये पुट मेथड ये है, की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। पुट मेथड के अंदर ये देखिए वो सारी वैल्यू जा रही है ना, देखिए की जा रहा है, वैल्यू जा रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। और इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो एक एंट्री होगी, ENTRY एंट्री, ये देखिए एंट्री ओनली एंट्री, नेक्स्टेड इंटरफेस होगा एंट्री नाम से, एंट्री इंटरफेस। ये तो हैश इटरेटर हो गया, हैश इटरेटर में भी देख सकते हो कहानी क्या चल रही है। देखो ये वो चीज थी, तीन चार चीज थी जो ना, नेक्स्ट, करंट और एक्सपेक्टेड मोड और इंडेक्स, ये सारा चीज नहीं, ये वो चारों अलग चीजें हैं। यहाँ से एंट्री ट्री नोड, मैप डॉट एंट्री इसीलिए लिखा जाता है, एंट्री इंटरफेस होगा नीचे कहीं कहीं, एंट्री इंटरफेस इसी के अंदर ही बना होगा, एंट्री इंटरफेस सर्च कर लें, INTERFACE इंटरफेस, एंट्री इंटरफेस, चलो ओनली इंटरफेस मैंने लिख दिया, तो गेट जेनरिक इंटरफेस के नाम से नहीं आ रहा है, तो नेक्स्टेड इंटरफेस वो सेपरेट भी बना के रख सकते हैं। लेट मी चेक इन डॉक्यूमेंटेशन, एंट्री इंटरफेस अलग से कहीं बनाया है, एंट्री सेट बनाया है, एंट्री सेट है, एनम सेट ये तो अलग है, सॉरी, एनुमरेशन भी अलग है, यूटिल के अंदर ये नहीं है, इसी के अंदर ही होगा, हैश मैप के अंदर ही होगा। जो हैश मैप का यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हम देख रहे हैं ना, मैप इंटरफेस का, यार देखो मैं फिर से गलत कर रहा हूँ सॉरी, मैप इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है ना, तो मैप के अंदर जाके सर्च करना पड़ेगा, गो इनसाइड मैप। थोड़ा सा कभी कभी ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ सर्च कर रहे हैं चीज़, राइट। अब इसके अंदर कंट्रोल F करके आप यहाँ पे इंटरफेस सर्च करिए, INTERFACE, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा जी। ये देखिए यहाँ पे कहीं गायब हो गया, बहुत जल्दी मैंने कर दिया। ये देखिए इंटरफेस जिसका नाम है मैप, और मैप इंटरफेस के अंदर ये देखिए एंट्री इंटरफेस दिख रहा है, ये वो एंट्री इंटरफेस है। तो इसीलिए उसका पूरा जो टाइप होता है मैप डॉट एंट्री टाइप का होता है। क्लियर?